नमस्कार साथियों, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की हिंदी का पाठ 1 ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र जी, उनके लेखन परिचय की चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत मैंने प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय की चर्चा कर ली है और उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद्र जी की साहित्यिक विशेषताओं, उनकी रचनाओं और उनकी भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, ये है प्रेमचंद्र जी की साहित्यिक विशेषताएं। तो उनकी साहित्यिक विशेषताओं को समझने से पहले हम साहित्य को समझेंगे कि साहित्य क्या होता है। तो साथियों, साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसे पढ़ा व लिखा जा सके। तो साहित्य के अंतर्गत हमारी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, गीत, फिल्म इत्यादि हमारे साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, मैंने आपको जैसे बताया कि साहित्य के अंतर्गत हमारे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, गीत, फिल्म इत्यादि आते हैं, जिसे लेखक द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और वह इन साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य यही होता है कि वे अपनी भावनाओं और अपने विचारों के माध्यम से एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। ठीक है, जो सबके हित के लिए हो। यही होते हैं हमारे साहित्य, जिन्हें लेखक द्वारा लिखा जाता है, जिसका मूल उद्देश्य यही होता है कि समाज में सकारात्मकता लाई जा सके। तो साथियों, मैं आपको साहित्य के अर्थ को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, ताकि आपको साहित्य की समझ और भी अच्छे से बैठ पाए। तो साथियों, एक मैं उदाहरण लेती हूँ कि मान लीजिए एक लेखक है, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बच्चा है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके पास कोई अच्छे आर्थिक संसाधन नहीं है, जिसके माध्यम से वह अपनी अच्छी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके या अच्छा खान पान वह ले सके। ठीक है, तो वह बच्चा जब दूसरे बच्चों को देखता है जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका खान पान अच्छा है, तो वह जो बच्चा है वो अन्य बच्चों को देखकर यह प्रेरणा लेता है कि मुझे भी जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे भी अपनी जिंदगी में अच्छी आर्थिक स्थिति को लाना है, इन बुरी आर्थिक स्थिति से मुझे बाहर निकलना है। तो वह दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और अंततः एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा अफसर बनता है। ठीक है, अच्छा ऑफिसर बनकर वह अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। तो किसी लेखक ने ये कहानी लिखी, तो जो इस कहानी को पढ़ेगा तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा कहानी को पढ़कर, कि हाँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ जीवन में, मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। तो साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है कि वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। और दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा कोई नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम क्या होता है? जब भी नेशनल एंथम हमारे देश का बजता है तो हमारे अंदर देश के प्रति एक एकता की भावना आती है, देश के प्रति हमारे में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये कहाँ से आई है? जिन्हें साहित्य होते हैं हमारे। ठीक है, कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने लेखक ने लिखा, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि समाज में सकारात्मकता लाई जा सके, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सके, पॉजिटिव थिंकिंग लाई जा सके। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको साहित्य का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, हमारा जो साहित्य होता है वो लेखक द्वारा लिखा जाता है, जिसका मूल उद्देश्य यही होता है कि वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। क्योंकि साहित्य
का अर्थ यही होता है कि सबका हित। तो साहित्य जो होता है समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जो सबके हित के लिए होता है, ताकि सब में एक प्रेम की भावना जागृत हो, सब में एकता बढ़े, सब में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़े। ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके, उनकी पीड़ाओं को भी समझ सके। तो ये काम कौन करता है? हमारा साहित्य, जो कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो साथियों, मैं आशा करती हूँ आपको साहित्य का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं। तो आइए साथियों पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार थे जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। तो साथियों, प्रेमचंद जी की ऐसी क्या साहित्यिक विशेषता है जिसके लिए वे जाने जाते हैं? ठीक है, और ऐसी क्या उनकी खासियत है जो उनको, उनके साहित्य को अन्य साहित्यकारों से अलग बनाती है? ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि प्रेमचंद जी ऐसे प्रथम कलाकार थे या लेखक थे जिन्होंने साहित्य का नाता, साहित्य मैंने क्या बताया, हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ठीक है, तो साहित्य का नाता आम लोगों के जीवन से जोड़ा। क्योंकि इससे पहले जितने भी लेखक थे उन्होंने कल्पना के आधार पर अपनी रचना की थी, लेकिन प्रेमचंद जैसे प्रथम कलाकार थे, लेखक थे, जिन्होंने आम लोगों के जनजीवन में क्या दुख है, क्या उनकी पीड़ाएं हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, उनके दर्द को, उनके दुख को बहुत ही गंभीरता से समझा और अपने साहित्य के माध्यम से सभी को समझाने की कोशिश करी, प्रयत्न करा। क्योंकि इससे पहले जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने आम लोगों की पीड़ाओं के ऊपर या आम लोगों के जनजीवन के ऊपर कभी नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार थे जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, और हाँ एक चीज ये भी है कि इसीलिए प्रेमचंद जी अपने तो साथियों, प्रेमचंद जी की साहित्य क्या विशेषता हो गई कि वह आम लोगों की पीड़ाओं के बारे में लिखते थे, उनके बारे में लिखते थे। तो उनके साहित्य में यही विशेष है, यही कॉमन हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम जनजीवन को बनाया। ठीक है, तो यही उनकी साहित्यिक विशेषता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इन दो पंक्तियों के, इन दो लाइनों को ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा कि प्रेमचंद जी जो थे हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार थे जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जनजीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं को इस प्रकार से उकेरा, इस प्रकार से लिखा कि जो भी पढ़े वह उसको सजीव रूप से देखे और समझ सके, उन लोगों की पीड़ाओं को समझ सके। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। जैसे मैं आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि उनके जीवन में हमेशा आर्थिक जो स्थिति थी वो खराब थी। उनके जीवन में सदैव आर्थिक स्थिति थी, खराब आर्थिक स्थिति थी, वो सदैव बनी रही। इसीलिए कहा जा रहा है कि वे जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक वैषम्य को बड़ी ही निकटता से देखा था। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय समाज में जो व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक वैषम्य या बुरी स्थिति जो थी उनको बड़ी ही नजदीकी से देखा था, क्योंकि उनका जीवन जो था वो उत्तर भारत में बीता था, आम लोगों के बीच में बीता था। तो उनकी समस्याओं को, पीड़ाओं को वह अच्छे से समझ सकते थे और उन्होंने उन समस्याओं को अच्छे से देखा भी था, क्योंकि उनके खुद के जीवन में भी बहुत दुख दर्द रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में उपलब्ध होता है, क्योंकि जो उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में दुख देखे थे और समाज में जो लोगों के दुख थे उनको बड़ी ही निकटता से देखा था, और यही कारण है कि उनकी उपन्यासों और कहानियों में जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति साफ रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेमचंद्र जी मुख्य रूप से कथाकार थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह जनजीवन का मुंह बोला चित्र था। जैसे मैं आपको बताया कि उन्होंने वही लिखा जो वास्तव में हो रहा था। ठीक है, वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कलाकार थे, यानी कि वो वास्तविकता पे लिखते थे जो वास्तव में समाज में हो रहा था, ये लोगों के जीवन में हो रहा था। ठीक है, और वो इस प्रकार से अपने रचनाओं को लिखते थे ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके, उस चीज को वे समझ सके जो वो समाज में अपना संदेश देना चाह रही है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, पर निर्धन, पीड़ित एवं पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। ठीक है, तो उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचना का आधार बनाया, लेकिन जो उनकी विशेष सहानुभूति थी वो किसके प्रति थी? निर्धन, जो गरीब लोग हैं, पीड़ित, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, और पिछड़े हुए वर्ग के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी। उन्होंने इन वर्गों के ऊपर विशेष रूप से लिखा। ठीक है, उन्होंने शोषक एवं शोषित दोनों वर्गों का विशद चित्रण किया है। जिसके ऊपर शोषण हुआ है और जिस व्यक्ति के ऊपर शोषण किया है, उन दोनों ही वर्गों का उन्होंने विशेष चित्रण किया है। ठीक है, ग्राम्य जीवन के चित्रण में प्रेमचंद्र जी सिद्धहस्त थे। तो आशा करती हूँ प्रेमचंद्र जी की साहित्यिक विशेषताएं आपको अच्छे समझ में आई होंगी, साहित्य का अर्थ अच्छे समझ में आया होगा, विशेषता का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसमें साहित्यिक विशेषता में बेसिकली यही कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र जी के साहित्य में ऐसी क्या ऐसी कॉमन चीज देखने को मिलती है जो कि उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग बनाती है। तो उनके साहित्य में विशेष चीज क्या देखने को मिलती है कि उन्होंने साहित्य के नाता आम लोगों से जोड़ा। उनके साहित्य में आम लोगों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो देखने को मिलती है, जैसे कि निर्धन, पीड़ित, पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी सहानुभूति उनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो साथियों, आशा करती हूँ आपको अच्छे से प्रेमचंद्र जी की साहित्यिक विशेषताएं समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। तो ये है प्रेमचंद्र जी की रचनाएं। रचना का मतलब वही होता है कि उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत क्या क्या लिखा, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध। तो आप देख सकते हैं उनकी रचनाओं में उनके उपन्यास, जैसे उन्होंने वरदान, उनका उपन्यास है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, काल्याकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान एवं मंगल सूत्र, के उनके जो है उपन्यास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, वो हम देख सकते हैं। ये है उनकी कहानी संग्रह कि उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी। और ये देखिए कहानी संग्रह का मतलब होता है कि कहानियों का कलेक्शन। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी ने लगभग 400 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उनकी प्रसिद्ध कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी कि जो उनकी कहानियां देखने को मिलती है उसके अंतर्गत उनकी जो मानसरोवर कहानी है उसके 8 भागों जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको 8 भागों में लिखा गया है। आगे है उनके नाटक जैसे प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? करबला, संग्राम और प्रेम की बेटी उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। और निबंध संग्रह कुछ विचार थे, जो भी उनके विचार हैं वो उनके निबंध कुछ विचार नाम से उनके विचारों का संग्रह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रेमचंद्र जी जो थे उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास साहित्य तो लिखे, साथ ही साथ उन्होंने पत्रिकाओं में भी काम किया, पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको प्रेमचंद्र जी की रचना समझ में आई होगी। ये प्रेमचंद्र की कुछ विशेष तो ये प्रेमचंद्र जी के
रचनाएं हैं। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की भाषा शैली। तो साथियों को बता दूं कि प्रेमचंद जी की जो साहित्य की जो शैली भाषा थी वो काफी सरल थी और स्पष्ट थी। ठीक है, पढ़ते हैं इसे क्या कहा जा रहा है इसमें। ईद का कहानी भाषा शैली की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचना है। जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनमें से प्रेमचंद जी की जो ईद का कहानी है वो बहुत ही उच्च कोटि की रचना है। भाषा पूर्णतः पात्र के अनुकूल है, पात्रानुकूल है। कहानी के प्रारंभ में लेखक ने काव्यात्मक भाषा के प्रयोग से ईद के त्योहार का खुशनुमा वातावरण प्रस्तुत किया है। रमजान की पूरे 30 रजब के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद की जो भाषा शैली है वो कितनी सरल है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल और कितना मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो आप देख ही सकते हैं कि प्रेमचंद जी की भाषा जो है वो सरल है। और इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में संस्कृत के शब्द, फारसी के शब्द और उर्दू के शब्द और हिंदी के शब्द जो है आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, आशा करती हूँ साथियों आपको प्रेमचंद जी का लेखन परिचय अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके अंतर्गत मैंने उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी साहित्यिक विशेषताओं और उनकी भाषा शैली पर चर्चा करी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। और अगली वीडियो में मैं प्रेमचंद जी के पहला पार्ट ईद का उसकी चर्चा करूंगी। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।